बस कुछ बिजी ज़्यादा, क्योंकि आज वो जो आपका ज़माना है मशहूर एक केस है पेंशन का, उसका फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं वेदर इट रिमेन्स ए कंटिजेंसी और वेदर इट विल बी एलिमिनेटेड या पेनल्टी बुक करनी होगी। हाँ, तुम्हारे मसले भी हल होंगे मतलब। बिल्कुल एकदम न्यू एग्जाम्पल लोडिंग, बिल्कुल ऐसा है। चलें। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल एक सवाल दिया था करने के लिए, जिसमें ऑल टुगेदर आपको एक स्पेसिफिक चीज़ पूछी गई थी, जिसके अंदर आपने ये बताना था कि अगर एक इदारा सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स को बेचता है तो सही है, तो उस केस के अंदर आपकी क्या कंसिडरेशंस होंगी, आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे। प्लीज सुनिएगा, माफ हो जाएगा चेक, मैं खुद भी चेक कर रहा था और बाकी भी चेक कर लेंगे। सही है। तो खैर अगेन मैंने कहा कि भाई ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड it was noted that the company is involved in selling goods on a sale or return basis where customers have the option to return unsold goods within a specified period। अच्छा, जब मैं स्पेसिफिक किसी ऐसी कंपनी की बात करता हूँ जो कि ऑल टुगेदर इस पैटर्न पे गुड्स बेचती है कि वो कहती है ये रखो, अगर नहीं समझ आए तो एक महीने में वापस कर देना, तो ये हो गया सेल और रिटर्न बेसिस। पहले बताओ बात समझ आती है जानी? बिल्कुल बेसिक बेसिक बात। चलें ओके, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बात। अच्छा, अब फोकस के साथ होता ये है कि अगर मैं IFRS 15 की बात करूं तो IFRS 15 ये कहता है कि अगर आपने 100 यूनिट्स बेचे और आपका हिस्टोरिकल पैटर्न कह रहा है, हिस्टोरिकल पैटर्न का मतलब आपकी हिस्ट्री ये बता रही, क्योंकि आप तो ये करते रहते हैं कि इसमें से 5% यूनिट्स रिटर्न आएंगे, तो हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 5 यूनिट्स। वो कहता है इतने यूनिट्स की सेल रिकॉर्ड नहीं करना, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करके रखें। अच्छा, मुसीबत ये है कि ये जो है हिस्सा, ये वाला, ये जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं ये है रिटर्न रेट। ये रिटर्न रेट है सर, ये एक एस्टिमेट होता है। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? ये एक एस्टिमेट होता है। अच्छा, रिटर्न रेट निकाला कैसे जाता है, पहले इस बात को समझते हैं। सर, रिटर्न रेट ऐसे निकाला जाता है कि हम देखते हैं कि पिछले सालों में अगर मैं 2020 से चलूं तो 2020 में अगर मैंने 15,000 यूनिट सेल किए थे तो 2021 में इसमें से कितना रिटर्न आया। लेट से मैं कह रहा हूं कि भाई 600 का रिटर्न आया। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, 15,000 600 को डिवाइड कर दूंगा 15,000 से। क्या मुझे एक परसेंटेज मिल जाएगी? जल्दी बताओ, क्या मुझे एक परसेंटेज मिल जाएगी? क्या मुझे एक परसेंटेज मिल जाएगी मेरे बच्चों? अच्छा ओके, फिर मैंने कहा मैंने यहां पे 10,000 यूनिट्स बेचे, तो 2022 में मुझे पता लगा कि इसमें से 500 यूनिट्स वापस आए। मैं करता ये हूं कि सेल को अगले साल के रिटर्न से कंपेयर करता हूं, ये सेल्स वर्सेस रिटर्न, सेल्स वर्सेस रिटर्न, सेल्स वर्सेस रिटर्न, यानी होता ही है कि जो जो सेल हुई हुई है उसमें से ये देखता हूं कि कितने 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 रिटर्न है, इवन उस साल में भी कितने है। ये तो मैंने फिर आपको कंपैरिजन बताया अगले अगले साल का, उस साल में भी कितने रिटर्न है, तो मैं एक परसेंटेज बनाता हूं, रिटर्न्स को रखता हूं ऊपर, सेल को रखता हूं नीचे। क्या मुझे रिटर्न की एंटिसिपेटेड परसेंटेज मिल जाएगी? प्लीज लिख के बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, क्या मुझे रिटर्न की एंटिसिपेटेड परसेंटेज मिल जाएगी? वेरी गुड। अच्छा, जब मुझे रिटर्न की एंटिसिपेटेड परचेज मतलब जो है परसेंटेज मिल जाएगी, तो मैं एक काम ये करूंगा कि लेट से मैं कहता हूं कि भाई मेरी सेलिंग प्राइस है कोई 175 पर यूनिट। तो अगर मैंने किसी से पैसे लिए, जैसे मैंने अभी कहा 100 यूनिट्स इंटू 175, ये कितना बनता है भाई?
17,500। हाँ जी, 17,500 बनता है। ओके, फिर हमने कहा हम सेल्स बुक करेंगे कोई कुल मिला के 95 यूनिट्स की, और 95 इंटू 175 कितना बनता है मेरे बच्चों, ये बता दो। 95 इंटू 175 कितना बनता है मेरा भाई, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो। 7125 या 16625? बाकी आपकी आ गई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपकी निकलेगी कुछ इस तरीके से, कितना आता है, कितना आता है जानी, 375। अच्छा, पहले तो देखो बेटा, ये वारंटी प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस है। यहाँ पे गुड्स रिटर्न होंगे, वारंटी के अंदर आप उसको रिपेयर करके देते हो, तो आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तभी मैं इतनी जो लंबी कर रहा हूँ, या मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसका मतलब यही है ना कि दिस इज नॉट अ वारंटी जानी, सिंपली दिस इज अ सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन। नहीं गुड समझ आए वापस कर देना, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, व्हाट्सो एवर, पर दिस इज नॉट अ वारंटी ट्रांजैक्शन। पहले बताओ बात समझ आती है? सबसे पूछ रहा हूँ, क्लैरिटी है जानी? हाँ जी, जल्दी से। ओके, अब आगे सुनिए एक एक करके। मैंने कहा सर ये तो हो गई ट्रांजैक्शन, यानी इस पूरी ट्रांजैक्शन से आपको एक बात ये समझ आ रही है, 875 आएगी भाई। ज़रा मुझे जल्दी से इसको 5 इंटू 75 करके दे दो, तो कितनी आती है भाई, ये तुम लोगों ने अमाउंट बताई है। 175 ना, बिल्कुल 175। कितना आता है जानू ये, 875। ओके, यही है। चलें अब आगे। सर सेल ऑन रिटर्न बेसिस में रिटर्न का टाइम खत्म होने पर सेल बुक होती है ना, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होती है ना, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस। तो ये क्या इस्लामियत पढ़ा रहा हूँ मैं? वैसे एक बात है, ये क्या इस्लामियत पढ़ा रहा हूँ मैं भंगी? हाँ जी, ये इस्लामियत है। हाँ, ये कायद अज़म के 14 नुकात चल रहे हैं, ये भी तो आईएफआरएस ही है ना। सब परसेंटेज के जरिए पहले दिन ही सेल बुक कर रहे हैं? नहीं, प्लीज सुनिएगा, हम परसेंटेज के जरिए सेल नहीं बुक कर रहे। आईएफआरएस 15 आपको ये कहता है जितने आपके एंटिसिपेटेड रिटर्न्स हैं, जितने आपके एंटिसिपेटेड रिटर्न्स हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने आपके एंटिसिपेटेड रिटर्न, यानी जितना आप परसीव कर रहे हैं कि आपका माल वापस आएगा, उतनी अमाउंट से आप सेल नहीं बुक कर सकते। आपको मना है, क्योंकि वो टेक्निकली 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 आपने उतने की सेल की ही नहीं है। ऐसा है, बात समझ आती है? हाँ जी, चलिए जी बताएं, क्लियर है? और जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपकी गुड्स बिक जाएंगे या सेल हो जाएंगे, तो क्या वो ऐसे ही कर रहे हैं या हिस्टोरिकल पैटर्न के बेस पे, जल्दी बताओ। हिस्टोरिकल पैटर्न्स के बेस पे ऐसा है। तो अच्छा, अब स्पेसिफिकली जब मैं किसी ऐसी कंपनी के ऑडिट पे जाता हूँ और जहाँ पे मैं ये देखूँ कि ये ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, मेरा स्पेसिफिक ये रिस्क होता है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, मेरा स्पेसिफिक रिस्क ये होता है कि हो सकता है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को या रिफंड लायबिलिटी को सही तरीके से अकाउंट फॉर नहीं किया और सेल बुक कर ली हो, ज़्यादा सेल बुक कर ली हो। ऐसा ही है? ऐसा है, जल्दी बताओ जानी, ऐसा है कि कंपनी ने ऑल टुगेदर इज दिस अ राइट ऑफ रिटर्न एसेट और रिफंड लायबिलिटी? यस, आप जो इन्वेंट्री निकालेंगे उसका राइट ऑफ रिटर्न एसेट भी बुक कर लेंगे। सही जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो देखे, क्या मैं उसका एवरेज ले लूंगा कि पिछले 5 साल मुझे बता रहे हैं कि मेरा एवरेज रिटर्न रेशियो ये है? ऐसा है भाई? मेरा एवरेज रिटर्न रेशियो ये है, मुझे हिस्टोरिकल पैटर्न्स बता रहे हैं। और आपका बीइंग एन ऑडिटर, ये तो मैनेजमेंट साइड हो गई, आपका बीइंग एन ऑडिटर मेरे बच्चों ये रिस्क होगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि उसने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी गलत बुक की हुई हो, सेल ज्यादा बुक की हुई हो, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। बताओ जल्दी से, ये बात समझ आ रही है? रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। बट ये वाला रिस्क तब केटर करेंगे, तब एग्जिस्ट कर रहा होगा जब ये कंपनी ऐसे कामों में मुलव्विज हो, यानी सेल और रिटर्न का ऑप्शन देती हो। पहले बताओ, बात समझ आती है? बात समझ आती है? पर स्पेसिफिक टू द केस आपने बात करनी है कि देयर इज अ रिस्क द कंपनी माइट नॉट अप्लाई करेक्ट रिटर्न रेट, as a result it will turn into the higher sales amount, so there's a risk of overstatement of revenue। ऐसा है भाई, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी गलत रिकॉर्ड करेगी और रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड कर लेगी। एग्रीड है? अच्छा, अब यहां पे फरजान ने पूछा, मतलब जलील तो मैं यही करने आया हूं, इधर सुनना। यहां पे वो कह रहा है फरजान के भाई मुझे एक बात बताएं कि सेल्स वेरीफाई करनी थी या रिटर्न वेरीफाई करने थे। आपने यहाँ पे स्पेसिफिक उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करना था जो सेल और रिटर्न बेसिस पे होते हैं। बाकी मैंने स्पेसिफिक पूछे, देखो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ ये है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू वेरीफाई द रेवेन्यू रिकॉग्निशन एसोसिएटेड विद दी सेल्स। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या मुझे किसी और की फिलहाल पंचायत करने की नीड है, या सिर्फ अभी मैं ये करूं कि मैं अभी ये देखूं, प्लीज सुनना, मैं अभी ये देखूं कि ऑल टुगेदर ये जो मैं सेल्स कर रहा हूं स्पेसिफिक टू दिस केस, क्या इसमें सेल सही बुक हुई है नहीं हुई है? पहले बताओ जल्दी से, ये बात समझ आती है? आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट द अदर एरियाज। आपको बोला गया कुछ बच्चे हैं इस पे काम कर रहे हैं, आप बताएं कि काम सही हुआ या नहीं हुआ, प्रोसीजर बताएं। ऐसा ही है? ओके, अब आगे, What specific substantive audit procedures, again clarify किया, what specific substantive audit procedures should the audit team perform to ensure that the revenue from sale or return transaction is recognized appropriately in accordance with accounting standards। तो हमें पहले बताओ जल्दी से, क्या बाकी सेल्स ट्रांजैक्शंस को देखना है या अभी हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं? जल्दी से बता दो भाई, इस पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा ही है? अच्छा, अब फोकस के साथ, मुझे लगता है मुझे लगता है मुझे अपने सेल्स रजिस्टर में से या सेल्स रिपोर्ट में से स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी है जिस पे सेल और रिटर्न अप्लाई हो रहा हो। ऐसा है? जल्दी बताओ। अच्छा, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस फ्रॉम द सेल्स रजिस्टर एंड मुझे लगता है कि मैं इंस्पेक्ट कर लूंगा कॉन्ट्रैक्ट टू असेस रिटर्न पीरियड। अच्छा, मैं सबसे पहले ये तो मेक श्योर कर लूं ना कि रिटर्न पीरियड कितना है, यानी कितने वक्त में, कितने टाइम में वो वापस कर सकता है गुड्स। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि कितने वक्त में वो कर सकता है? अच्छा, अगर 3 महीने का रिटर्न पीरियड है मैं तुमसे पूछता हूँ, 3 महीने का रिटर्न पीरियड है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो मेरी जुलाई में अगस्त में सेल हुई होगी, क्या उसका मुझे कोई मसला होगा? अच्छा, फिजा कह रही है राइट ऑफ रिटर्न है या नहीं है। देखो अगेन, मैं फिजा ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे भी स्पेसिफिक टू सेल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोसीजर लिख दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, पर वो कोलैबोरेट वैसे ही हो जाता है। सही है? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वो कोलैबोरेट वैसे ही हो जाता है ना, फिर देख लेंगे ना कि इन्वेंट्री आ रही है नहीं आ रही है, उसका राइट ऑफ रिटर्न एसेट बुक हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, वो तो एक ही बात है। आगे, पर ये बात बिल्कुल सही है कि आपने डेबिट साइड भी वेरीफाई करनी होती है इधर। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट किया, उसमें क्या देख लिया कि रिटर्न पीरियड क्या है। ऐसा है? रिटर्न पीरियड क्या है, तो मुझे समझ आ गई बात कि भाई रिटर्न पीरियड तो 3 महीने है। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं, मैं ये मेक श्योर कर लूं जो मैंने सैंपल पे ट्रांजैक्शन सेलेक्ट किए हैं कि नो रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स अनलेस द रिटर्न पीरियड इज एक्सपायर्ड। पहले बताओ हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा है? मैं रेवेन्यू तब तक नहीं रिकॉर्ड करूंगा जब तक उसका रिटर्न पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता। और इसमें यह भी लिख सकते हैं कि और वी हैव इंस्पेक्टेड
द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट ऑफ द गुड। पहले बताओ बात समझ आ रही है कि सामने वाला कह रहा है कि भाई सही है, मुझे मतलब मंजूर है, कोई मसले वाली बात नहीं, वापस नहीं करूंगा, तो भी तो सेल बुक हो सकती है ना। हाँ भाई, तो भी तो सेल बुक हो सकती है ना, ऐसा है। जल्दी बताओ भाई, अगर सामने वाला खुद कह रहा है कि यार सही है, मैंने ये एक्सेप्ट कर ली है, तो आई बिलीव कि आपको कोई इशू होना चाहिए, या फिर ये सिर्फ ये देख लेंगे कि उसने एक्नॉलेज किया या नहीं किया। हाँ जी सर, रिटर्न पीरियड फिक्स स्टैंडर्ड डेज हो सकते हैं, देखो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय यूजुअली जब कंपनी पॉलिसी बनाती है तो रिटर्न पीरियड यूजुअली फिक्स सकती है, बट अगेन यू नीड टू चेक, यू नीड टू स्पेसिफाई कि भाई रिटर्न पीरियड है क्या। अच्छा, तो यहाँ पे खुवैब खान कह रहे हैं अगर टाइम पीरियड से पहले होगी तो कोई जवाब देगा इस बात का भाई? अगर टाइम पीरियड से पहले हो रही है रेवेन्यू तो क्या करूँगा? हाँ जी, सवाल अच्छा था, थैंक यू जी। ओके भाई, अगर 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 टाइम पीरियड से पहले हो रहा है तो मिस स्टेटमेंट है ना भाई, तो इसमें खुबैब भाई इसमें यही तो चेक कर रहे हैं कि टाइम पीरियड से पहले होना नहीं चाहिए, उसी को तो चेक कर रहे हैं। अगर टाइम पीरियड से पहले है तो यही तो मुसीबत है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखो तुम लोग बताओगे मुझे, अब क्योंकि तुम लोग थोड़े से ऑडिट में चैंप हो चुके हो तो मैं सोचने का सलीका दे दिया है। आफान ने लिखा है सेलेक्ट सैंपल ऑफ जीडीएन एंड इंश्योर दैट द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द रिटर्न पीरियड इज ओवर। डू वी नीड टू सेलेक्ट द सैंपल ऑफ जीडीएन? हाँ, डू वी नीड टू सेलेक्ट द सैंपल ऑफ जीडीएन? हाँ जी भाई, जीडीएन तो पता नहीं किस किस गुड्स के बने होंगे, आपकी पॉपुलेशन ही गलत हो गई। आप सेल्स रिपोर्ट खुदा के वास्ते सेल्स रिपोर्ट से पहले सेल्स उठाएंगे। गलत गलत गलत, देखें फिर से। उसने मैं तनकीद किस पे कर रहा हूँ, उसने बोला सेलेक्ट द सैंपल ऑफ जीडीएन। भाई व्हाई वुड आई सेलेक्ट द सैंपल ऑफ जीडीएन यार? मैं क्या कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा हूँ या अकरेंस? पहले इस बात का जवाब दो, अब लगता है ऐसे सवाल देने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ जी, मैं कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा हूँ या अकरेंस? हाँ भाई, अच्छा साजिद देखो रटा नहीं लगाओ, वो बोल रहा है सेल्स हमेशा सेल्स रिपोर्ट से उठाएंगे वेरीफाई करने के लिए। नहीं भाई, डिपेंड करता है ना, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे कंप्लीटनेस चेक करनी है तो क्या करते हैं? कंप्लीटनेस के लिए क्या करते हैं? जीडीएन सेलेक्ट करते हो, देखते सेल्स रिपोर्ट में आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसा ही है। तो क्या हम इसको रट्टा लगाएंगे या लॉजिकली समझेंगे, जल्दी बताओ। हाँ जी, लॉजिकली समझेंगे। अच्छा, ये स्माइल में आत्मा आ गई है शेख की, ये भी कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, सुबह से लिख के रखा हुआ है। कंसिडर यूजिंग ओन एक्सपर्ट टू इंश्योर द एस्टिमेट परसेंटेज। अच्छा भाई अब सुनिएगा, obtain working from the client which includes estimates of the return and ensure that the reasonableness of the estimate taken by the management। चलो ये सही लिखा है तुमने। ओन एक्सपर्ट टू एंगेज, हमने कहा एक्सपर्ट भी लगा लेंगे, पर ये सबसे आखिर में होती है बात। whether the amount is appropriately apportioned between the sales and the contract, check whether the contract liability is reversed and the revenue is recorded the specified period। बिल्कुल सही लिखा है जानी, बिल्कुल सही लिखा है। सर नियर पीरियड एंड के सेल्स के सैंपल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर आपने वैसे ओवरऑल अपने जो है ओवरऑल पॉपुलेशन को कवर करना होता है, तो इसलिए आई प्रेफर टू सेलेक्ट द एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज अपीयरिंग देयर इन। नियर पीरियड एंड में ज़्यादा रिस्क है तो आप, अच्छा पे ये कर सकते हैं हम, अगर नियर पीरियड एंड में मेरा ज़्यादा रिस्क है तो वो तो फ्रॉड रिस्क हो गया ना, ऐसा है क्या? फ्रॉड रिस्क की तरफ जाता है ये बात, जल्दी बताओ। क्या फ्रॉड रिस्क की तरफ जाती है ये बात कि अगर नियर पीरियड एंड आपको लगता है कि साल के आखिर आखिर में ज़्यादा हुआ है, तो वो तो आपने एनालिसिस किया होगा, आपको पता लग गया होगा, तो क्या मैं वैसे ही जेनरिक सैम्पलिंग करूंगा या नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स को बदल दूंगा? जल्दी बताओ। नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स को बदल दूंगा ना, ऐसा है। अच्छा, तो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स को अगर मैं तब्दील कर दूंगा तो आप मुझे एक बात बताएं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो मेरी एक्सटेंट है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, एक्सटेंट के अंदर ये आता है मैं रिपोर्टिंग डेट के करीब करीब की ट्रांजैक्शन ज़्यादा उठाऊंगा और बाकियों पे भी अलग सैंपल करूंगा, ऐसा है। तो दिस इज हाउ यू इनकॉर्पोरेट द एक्सटेंट एलिमेंट इन योर वेरिफिकेशन। वी कैन ऑब्टेन अ बैंक स्टेटमेंट एनी डे ऑफ द ईयर। ऑब्टेन, ये क्या लिख रहा है भाई?
मैं बैंक स्टेटमेंट लेके क्या करूंगा? हाँ भाई, बैंक स्टेटमेंट कहां से आ गई? क्रेडिट नोट भी देख सकते हैं ना सेल्स टैक्स की वर्किंग से, उससे क्या होगा फजान? हाँ भाई, सब्सिक्वेंट रिसीट्स भी देख सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ एस्टीमेट को देखने के लिए। अबे, सेल्स रिटर्न तो वेरीफाई होगी, पर तुम पकड़ोगे कैसे किस सेल्स के अगेंस्ट में आ रहा है, किसके अगेंस्ट में? आपका मकसद यहाँ पे ये है जो सेल्स बुक हुई है और जो रिटर्न्स पार्क हो जाने चाहिए थे जो कि अब तक नहीं आए। देखो तुम दो, फिर रिपीट कर रहा हूं, अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। मैं क्या कह रहा हूं, आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न की वेरिफिकेशन कर रहे हो, पहला सवाल मेरा ये है, या ये वेरीफाई कर रहे हो कि जो आज सेल बुक हुई है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी बुक होनी चाहिए? पहले इस बात का जवाब देते भाई। हाँ जी, पहले इस बात का जवाब दे दो। contract liability, then why you are talking about the overall good receipt note या मेरा credit note? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको अगर ये लिखना है, इतनी मस्ती है कि आपने ये देखना है कि क्रेडिट नोट बने हो, तो आप जब एस्टीमेट को चेक कर रहे हो ना, एस्टीमेट को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एस्टीमेट को जब चेक कर रहे हो वहां पे देख लें क्या उस एस्टीमेट के अंदर जो उसने रिटर्न्स लिए हुए हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो एस्टीमेट की कैलकुलेशन के लिए। सेल्स रिटर्न तुम्हारा मकसद नहीं है, वो तो रिकॉर्ड होगी। मैं कह रहा हूं जो सेल बुक हुई हुई है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का पोर्शन सही बुक हुआ या नहीं हुआ। सर सेल की रिटर्न पॉलिसी हिस्टोरिकल रॉन्ग हो, भाई कौन सी चीज सही है? सेल की रिटर्न पॉलिसी हिस्टोरिकली रॉन्ग हो तो मतलब रिटर्न पॉलिसी हिस्टोरिकली रॉन्ग कैसे होगी? मतलब मुझे पहले इस बात का तो जवाब दे दो। हाँ भाई, अच्छा भाई, माशाल्लाह, बेहतरीन। ये कह रहे हैं हिस्टोरिकली गलत हो, तो क्या हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर चेक कर रहे हैं? भाईजान ये बता दो, क्या हम यही चेक कर रहे हैं? तो फिर मतलब ये क्या तरीका है कि सर हिस्टोरिकली गलत हो, तो वही तो चेक कर रहे हो कि हिस्टोरिकली गलत है, तो मैं यकीन तो नहीं कर रहा। ये जो ऊपर कैलकुलेशंस की ये क्या है? क्या आप हिस्टोरिकल एवरेजेस को चेक करने के लिए ये लिख सकते हो कि वी विल ट्रेस, यानी हम जब उससे वर्किंग लेंगे तो क्या हर साल की सेल्स, हर साल की यूनिट्स की रिपोर्ट से वेरीफाई कर सकते हैं पिछले सालों की? हाँ जी, हर साल की सेल्स जो पिछले रिपोर्ट में यूज हुई हुई है, तो क्या मैं उसके यूनिट सेल्स को उससे वेरीफाई कर सकता हूँ रेलेवेंट ईयर की? हाँ जी, स्पेसिफिक हो जाओ ना। जब तुमने उससे वर्किंग ली है, तुमने उससे वर्किंग ली है, तो उस वर्किंग के अंदर जितने पैरामीटर से वेरीफाई करोगे, ये जो सेल्स यूनिट उसने रखे होंगे इसको वेरीफाई करेंगे, सब बिल्कुल करेंगे। क्या इसमें जो रिटर्न यूनिट्स रखे हुए उसको वेरीफाई करेंगे, सब बिल्कुल वेरीफाई करेंगे। उनकी सेल्स रिपोर्ट से, उनकी रिटर्न रिपोर्ट से ये सब वेरीफाई करोगे और फिर रिकैलकुलेट करोगे रिटर्न परसेंटेज। पहले बताओ, बात समझ आती है? अच्छा, खुबैब खान कह रहे हैं सर व्हाट इफ एक्चुअल एक्चुअल रिटर्न्स आर मोर और लेस देन हिस्टोरिकल रिटर्न्स? खुबैब, व्हेन यू हैव डिटरमाइंड दिस, सवाल है, व्हेन यू हैव डिटरमाइंड दिस, जल्दी बताओ। खुबैब कह रहे हैं सर अगर एक्चुअल रिटर्न्स मेरे जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हैं उससे ज्यादा आ गए, वो तुम देखोगे कैसे? सब्सिक्वेंट सेल से। ईयर एंड पे नहीं भाई, ईयर एंड पे नहीं भाईजान, सब्सिक्वेंट ईयर एंड के बाद वाली सेल। सब्सिक्वेंट इवेंट याद है? सब्सिक्वेंट इवेंट ईयर एंड के बाद तक देखते हो कि क्या मेरी रिटर्न्स वो आई जो उसने बुक की हुई हैं। हाँ भाई, तो खुबैब अगर तुम्हें ये पता लगे, तुम्हें अगर ये पता लगे कि तुमने ऑल टुगेदर एक्चुअल रिटर्न्स ज्यादा आए हैं जबकि तुमने एंटिसिपेट कम किए थे, तो क्या तुम इसको एडजस्ट करवाओगे? एडजस्टिंग इवेंट होगा? जल्दी बताओ। तुम्हारा एस्टीमेट तुम्हारी विंडो में आ रहा है ना, तुम्हारा एस्टीमेट तुम्हारी विंडो में आ रहा है ना, तो यही तो सीखा है हमने कि हम वैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे थे तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में भी सब्सिक्वेंट सेल्स चेक की थी ना एक्यूरेसी को देखने के लिए, ऐसा है?
तो यही एडजस्टिंग इवेंट है ना, कि आपने यही देखना है कि भाई अगर मैंने एंटिसिपेट किए थे इतने आएंगे और असल में ज्यादा आ गए, तो आप फिर रिवर्स कराओ उसको रिपोर्टिंग डेट पे जाके। बात समझ आती है भाई? ओके। सिलेक्ट द सैंपल ऑफ सेल्स अकर्ड इन द नियर पीरियड एंड, जानी बता तो दिया शेख, यही तो बताया है। ओके। अच्छा भाई, तो चलो ये तो हो गई एक डिस्कशन, यानी आपको एक बात समझ आई, अगर सेल और रिटर्न बेसिस का सवाल आता है तो उसको कैसे केटर करना है। पहले बताओ, कहानी समझ आती है कि आपने हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करना है, और फिर आपने ये देखना है कि क्या मेरा हिस्टोरिकल रेट अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ। तो उसका सोल्यूशन मैंने ये लगा दिया है, वो ये रहा। तो ये मैं आपको दे दूंगा। मैंने डिस्कशन जो की है वो सबका सब यही है। आदि कह रहे हैं सब्सिक्वेंट वाली बात का प्रोसीजर रिपीट कर दे भाई। मैंने कहा कि आप ये एस्टिमेट का रीजनेबलनेस चेक करने के लिए ईयर एंड के बाद वाले रिटर्न्स को देख सकते हैं कि जो सेल ईयर एंड से पहले की थी उसमें से रिटर्न कितने आए। ये सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर था। हाँ जी, क्लियर है? चलें, ओके। अच्छा जी, चलें। अब ये माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सही है जी। एक और गलत हो गया। अच्छा, अल्लाह की कसम है, तुम्हें सच बताओ किस किस ने गलत किया। मैंने तो बहुत सारे देखे थे, मतलब जो बहुत जेनरिक लिख रहे थे। अच्छा, तो ये बच्चे हैं जिन्होंने गलत लिखा है। जेनरिक, ओके। चलें, डन। हाँ, मुआज का मैंने तो चेक किया था रात को जब मैं ऑफिस से आया था, तो वो। अच्छा भाई, हसान आदिल कह रहे हैं जेनरिक के नंबर नहीं मिलते। अगर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि अगर जेनरिक के नंबर मिलते तो बच्चों के 35 मार्क्स नहीं आते। यानी कहने का मतलब ये कि जो बच्चे जेनरिक करके आते हैं ना, दे क्लेम दैट दे हैव परफॉर्म्ड एंड डन 100% ऑफ द पेपर। हाँ जी, 100% ऑफ द पेपर। बट उनके मार्क्स आ जाते हैं 35-40। तो ऑडिट में नाइट में ये होता है कि यार वो स्पेसिफिक, अब मुझे बताओ, जब मैं तुम लोगों को जब मैं तुम लोगों को ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, उससे ये तो फायदा हो रहा है ना, दैट यू आर एबल टू नो दैट वेयर यू गाइज आर लैकिंग। मसला कहाँ है? हाँ जी, बात समझ आ रही है? नहीं तो राइट और रिटर्न एसेट चलो तुम्हें बाकी मिल जाता, पर जो मेन क्रक्स है तुमने मिस कर दिया ना। सर, 2 पॉइंट्स का आइडिया था, मैच हो रहा है, लेकिन रीजनेबलनेस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न्स, रेट, रेवेन्यू, रिकॉर्डेड प्रोबेबिलिटी, ये हाँ, तो ये लिखना था ना जानी। तो अगेन, अगर ये सवाल होता भी तो 10 नंबर का होता, तो आप जल्दी से मुझे बता देते हैं कि अपने अपने आप को कितने 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 मार्क्स देंगे। 5 मिल जाते, 2, 6, 8। ऑडिटर साहब, आपने अपने काम के नंबर दिए आपको, अगर आप समझ पाए। 10 में से इतने तो तेरे ही हो सकते हैं फिर। अच्छा, तो 3 चलें, यानी अब ये, यानी अगर आप कहें, मतलब इजाज़त हो, तो क्या मैं थोड़ा सा और मुश्किल कर दूं सेशंस? और मुश्किल इन द सेंस कि और टेक्निकल कर दें? चलें, ओके, डन। तो अब ये कर लेते हैं कि भाई हम थोड़ा सा और उसको मुश्किल कर देंगे, और टेंशन होगी। पर अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू, आप अपने सीनियर्स से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें जो ऑलरेडी का पेपर दे चुके हैं। द ओनली थिंग विच विल मेक यू पास आर दी सेशंस, कि तुम्हें सोचने का तरीका यहीं से मिलता है। भाई मुझे बताओगे, मैं तुम्हें सिर्फ पास पेपर जैसी चुरंगियां करा दूं, तो वो तो हो रही है ना, वो तो हो जाती हैं, ऐसा है ना? तो अभी मेरे ख्याल से हमें फोकस करना चाहिए उस चीज पे जो कि आज तक टेस्ट नहीं हुई। खिजरा कह रही है कुछ जर्नल तो लिख सकते थे ना। देखो, मैं अगेन ये कह रहा हूँ खिजरा, कि कुछ जर्नल का मतलब ये है कि आप बहुत जनरिक लिख रहे हैं और स्पेसिफिक टू द सिनेरियो नहीं जा रहे। यानी फॉर एग्जांपल इसको तो यूं समझें कि आप फर्म में आए, आप अज्यूम करें कि काम कर रहे हैं बीवाई में, आप आए, मैंने बोला सेल और रिटर्न बेसिस पे आप क्या काम करेंगी, ये तो क्लाइंट पे एक इशू है, कैसे वेरीफाई करेंगे? तो आपने जो लिस्ट खोली और बोलना शुरू हुई, आप आपने बोला कि भाई सर मैं सेल्स रिपोर्ट लूंगी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगी, ट्रेस करूंगी, टोटल से जीडीएन उठाऊंगी। मैंने बोला ये पूछा ही नहीं।
मैं ये कह रहा हूं आप स्पेसिफिक टू द केस बताएं कि इस केस में आप क्या करेंगी। सही है, क्लैरिटी है। इंशाल्लाह पास होंगे, इंशाल्लाह तंजील इंशाल्लाह पास होंगे। एंड ऑब्वियसली मतलब इफ यू कैन रिलेट तो आप ये बता सकते हो ना कि फर्क तो आपको नजर आता है ना कि यार आपने प्रैक्टिस कितनी की है इस बार। जी बेटा करेंगे, जी 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 करेंगे, जी करेंगे शेख साहब, जी करेंगे, अल्लाह की कसम करेंगे, चेक करेंगे। पर मेरा रिस्क ड्यूरिंग द ईयर वाली पे तो होगा ही होगा, बस साथ साथ क्लोज टू द पीरियड एंड वाली पे होगा जिसका पीरियड अभी गुजरा नहीं है। शेख साहब बात समझ आती है, बिल्कुल करेंगे उस पर भी। चलिए कॉन्फिडेंस आ रहा है, चलें जी, गुड, ओके। अच्छा अब जरा हम आते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑन इंटेंजिबल पे। दिस इज समवॉट लाइक ये पीपीई की तरह ही है, बट मैं इसको जरा क्लोज करके रखूंगा ताकि मैं स्पेसिफिक कुछ चीजें भी बता पाऊँ। मुझे एक बात बताओ, जैसे फिक्स एसेट रजिस्टर होता है, वैसे क्या हमारे पास इंटेंजिबल का भी रजिस्टर होगा? जल्दी बताओ, इंटेंजिबल का भी रजिस्टर होगा? अच्छा, हमने कहा ये हमारे पास आ गया इंटेंजिबल रजिस्टर। हाँ पीपी वाले लिख सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा आपको अल्फाज बस चेंज करने होंगे ना। अब आप इसमें भी बोलो फिक्स एसेट रजिस्टर ले लेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे ऑब्टेन करेंगे इंटेंजिबल रजिस्टर। तो क्या इसके अंदर भी मैं आपसे पूछता हूं, क्या डिस्क्रिप्शन, अच्छा डिस्क्रिप्शन से पहले आपके पास क्लास आ रही होगी? अच्छा क्लास में क्या सॉफ्टवेयर आ सकता है? हाँ ये सॉफ्टवेयर आ सकता है। हाँ भाई, ब्रांड आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा भाई, सॉफ्टवेयर आ गया, ब्रांड आ गया, एंड यू नेम इट, और आपके अलग 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 इंटेंजिबल्स आ जाएंगे। अच्छा गुडविल आ सकती है, बट ये होगी एक्वायर्ड गुडविल। एक्वायर्ड गुडविल का मतलब यह है कि अगर आपने किसी बिजनेस को खरीदते हुए अपने में मर्ज किया था, या आप कंसोलिडेटेड एफएस देख रहे हैं, तो उसके अंदर गुडविल आ सकती है। ऐसा है मेरे भाई। चलें, हमने कहा सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, डिस्क्रिप्शन है, सॉफ्टवेयर की भी मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। हाँ भाई, कि मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, एक उसके लिए दूसरा मॉड्यूल खरीदा हुआ है, दूसरे उसके लिए पीपीई का मॉड्यूल है, सारी चीजें सॉफ्टवेयर में आती हैं। चलें ओके। और फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर इसके अंदर हमारे पास एक सीविप का रजिस्टर होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का रजिस्टर। क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ इंटेंजिबल्स इंटरनली जनरेट कर रहा हूं। ऐसा है भाई, हो सकता है मैं खुद बना रहा हूं, पर मैंने आपको अपनी रिस्क असेसमेंट के स्टेज पे सिखाया था कि जब मैं इंटरनली जनरेट करूंगा तो कुछ होंगे रिसर्च के खर्चे, कुछ होंगे जानी डेवलपमेंट के खर्चे। ऐसा है? जल्दी बताओ। अच्छा, मुझे यह भी पता है कि रिसर्च के खर्चे क्या होते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, रिसर्च के खर्चे क्या होते हैं? एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट के खर्चे क्या होते हैं? कैपिटलाइज। बस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, राइट? अच्छा एक एक करके लिख रहा हूं। फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस क्या होता है सर? टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी प्लान होना चाहिए, इंटेंशन टू कंप्लीट होनी चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, एबिलिटी टू यूज और सेल होना चाहिए, जिससे पता लगे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं, यूज और सेल, और कॉस्ट रिलायबली मेजर होनी चाहिए। ये हमने थोड़ा सा रिकैप ले लिया कि ये होना चाहिए। अच्छा अब मैं सिंपल एक काम करूंगा ना,
आयशा कह रही है फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो मतलब ये नहीं बात समझ आई। फ्यूचर कैश फ्लो क्या, रिसोर्सेज की बात कर रही हैं? मतलब रिसोर्सेज में से कैश नहीं आता अलीशा, मतलब रिसोर्सेज में से कैश नहीं आता। अबे पॉजिटिव कैश फ्लो, अबे भंगी। नहीं 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 भाईजान, हेलो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं मतलब उनका, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग हर। अच्छा वाह भाई वाह, तू आपस में खेल रहा है, बेहतरीन भाई। साजिद भाई इधर, भाईजान इधर। फ्यूचर कैश फ्लो का वो नहीं है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब ये है कि या तो आप उसको खुद यूज करेंगे या बेचेंगे। इसको यूं रखो, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द कैश फ्लो। सही है। अच्छा आगे, फिर मैंने कहा रिसोर्सेज का मतलब ये होता है एबिलिटी फॉर फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करने की। हाँ तो आप ये कहें ना, उसको दो हिस्सों में तोड़ें। या तो आप ये कहेंगे कि ऑल टुगेदर मैं इसको खुद यूज करूंगा, या तो मैं इसको बेच दूंगा। दोनों केसेस के अंदर एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो आ जाता है। क्लियर है? अच्छा ओके, अब मैंने कहा सर सबसे पहले मैं करूंगा कि मैं फिक्स एसेट रजिस्टर की जगह मैं बोलूंगा मुझे चाहिए इंटेंजिबल का रजिस्टर। क्या मैं वैसे ही करूंगा, एडिशंस पे फिल्टर लगाऊंगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगा, डिस्पोजल्स पे लगाऊंगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगा, अमोटाइजेशन पे लगाऊंगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगा, और ट्रेस करूंगा टोटल को एफएस से। क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देख सकता हूं? हाँ जी, क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देख सकता हूं? अच्छा किस लिए? कि कंप्लीटनेस इंश्योर होगी, कंप्लीटनेस इंश्योर होगी। हाँ जी, बेहतरीन। अच्छा इसमें मैं फ्लो टू शीट, हाँ जी फ्लो टू शीट कर सकता हूं। आज सब इंसान बने हुए हैं। बेहतरीन। हाँ बिल्कुल। पर हाँ इसको इसको उलट सिखाऊं, सही वाला सिखाऊं इसको, सही वाला सिखाऊं इसको, जल्दी बताओ सही वाला सिखाऊं इसका। आप रैंडमली कोई भी इंटेंजिबल एग्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो मेरे इंटेंजिबल रजिस्टर में आ रहा है नहीं आ रहा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? सॉफ्टवेयर परचेज एग्रीमेंट हो गया, एक्स वाई जी, तो आप रैंडमली सेलेक्ट करके वहां देख सकते हैं। तो ये फ्लोर टू शीट हुआ? नहीं 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 नहीं, फ्लोर टू शीट नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्स आपने देखे और आपने देखा क्या वो मेरे पास ऑल टुगेदर, क्या वो मेरे पास ऑल टुगेदर मेरे इंटेंजिबल रजिस्टर में आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है। यस। कल अच्छा था ना फ्लोर वाला, वो कभी नहीं भूलेगा अभी। इधर चलें, एक और नहीं, छोटी चरस आई है शीट टू शीट। अच्छा ये सारे प्रोसीजर जानी हम किसके लिए कर रहे हैं? कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए। जल्दी बताओ जानी, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं क्या वो कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए कर रहे हैं? अच्छा ओके, वेरी गुड। अब अब फोकस के साथ, फोकस के साथ इधर सुनिएगा। अच्छा वो कह रहे हैं रिकॉन बनेगी इंटेंजिबल रजिस्टर में और इंटेंजिबल्स के लेजर में। भाई वो तो हमने कर लिया ना, इंटेंजिबल रजिस्टर से लेजर को मैच कर लिया कि क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ जी। हाँ इसलिए आज सब, पहले कल कल बहुत जलालत हुई है ना, इसलिए आज सबने बोला कि भाई अब फ्लोर टू शीट देख के बोलना है। ये तो शुक्र है अल्लाह की कसम कोई एक बच्चा नहीं निकला जिसने बोला हाँ फ्लोर पे इंटेंजिबल पड़ा होगा। क्या ही दिख रहा होगा, क्या ही उठाया होगा उसने और क्या ही मैच किया होगा। क्लियर है? तो हम एग्रीमेंट से देख सकते हैं। यस चलें ओके। अच्छा शेख साहब कह रहे हैं सब्सिक्वेंट पेमेंट। अच्छा ये रेलिवेंट प्रोसीजर कैसे है मुझे ये बताओ। सब्सिक्वेंट पेमेंट से मेरा क्या जाए, मुझे क्या पता कि किसकी पेमेंट हो रही है। हाँ भाई, वो तो रिसीवेबल्स और पेबल्स के लिए होती है ना मेरे भाई। हर जगह कौन सा प्रोसीजर घुसाना है, मतलब सोचो तो सही पहले कैसे हो सकता है। सब्सिक्वेंट पेमेंट किसकी? लाइबिलिटी की, लाइबिलिटी को चेक करने के लिए होती है वो। हम यहाँ पे लाइबिलिटी चेक कर रहे हैं, एसेट चेक कर रहे हैं भाईजान। हाँ भाई, सुल्फियों ये बता दो, किसी इंटेंजिबल के लिए हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाईजान, किसी इंटेंजिबल के लिए हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी इंटेंजिबल के लिए हो तो लाइबिलिटी से पकड़ेगा ना, एसेट से कैसे पकड़ेगा? लाइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए काम आता है ये। शेख साहब क्या हो गया मतलब? सही है, माना कि थोड़ी सी चरस का लेवल तुम्हारा कम हुआ है, उसको और कम करो। मॉडरेट पे आया हुआ है, यहाँ रुका हुआ है, थोड़ा सा और सही करना है उसको। सही है, खट्टी चीजें खाओ। सही है।
थोड़ा सा बोल रहा यस सर, बोल रहा कितना ओबिडियंट बच्चा है यार। बोल रहा यस सर ओके। इसने ये निकाला नींबू और यूं निचोड़ा चाय के अंदर और पी रहा है। ऐसा है। अच्छा भाई, मुआज कह रहे हैं सर चरस में खट्टी चीजें, तो चलो भाई तुम मुआज को ले जाना, ये मीठा है। सही है। हाँ भाई मीठा है। चलो इधर सुनो प्लीज। चलें सही है। इधर। अच्छा अब पहले मुझे एक बात बताओ जल्दी से। चरस में सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेना। अच्छा इसने ये बचपन में याद किया होगा, ये अपने किसी भाई बहन को पढ़ा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसको पता है नहीं होता क्या है। इसने ये बोला मैं भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करता हूँ। हाँ। H2SO4। सही है भाई। अभी इस पे आते हैं ना जानी। अच्छा सुनो। अच्छा हादी कह रहे हैं कि इफ नियर टू द पीरियड एंड एसिड कैपिटलाइज हो रहे हैं तो हम देखेंगे उसकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं कैपिटलाइजेशन की। क्या मैं यहाँ पे मतलब अकरेंस को, एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर रहा हूँ या कंप्लीटनेस को भी? सवाल। हाँ जी। जैसे इकरा ने कहा भी इन्हें कंप्लीटनेस को, देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्रोसीजर? पहले बताओ कंप्लीटनेस की बात समझ आती है जानी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स भी इंस्पेक्ट कर सकती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कोई ऐसे इंटेंजिबल्स की अप्रूवल तो नहीं है जो कि हो और यहाँ पे नहीं आ रहे हो। ऐसा है जानी? चलें ओके, अब आगे सुनिएगा। मैंने कहा सर जब इंटेंजिबल्स एक साइड पे कर लिए, अच्छा तो आपको क्या लगता है CWIP के ऊपर और जो नॉर्मल इंटेंजिबल्स है दोनों पे अलग अलग काम होगा? हाँ या ना में जवाब दो। यस। अच्छा अगर मैं बेसिक बेसिक रखूं, जो नॉर्मल CWIP, जो नॉर्मल इंटेंजिबल है सॉरी, तो उसके अंदर मैं सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिशंस, वाउच देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कर सकता हूं। हाँ जी। एंड इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा आपको इंटेंजिबल का अगर वो स्टैंडर्ड याद हो ना, तो वो कहता है कि भाई इंटेंजिबल की डेफिनेशन है एसिड होना चाहिए विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, ऐसा ही है। नॉन मॉनिटरी होना चाहिए और आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। अच्छा आइडेंटिफाइबिलिटी का क्राइटेरिया क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से आता है? तो कॉन्ट्रैक्ट जब देख रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो क्या उससे एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई हो जाती है? वैसे तुम्हें बताऊं क्योंकि उसकी फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं होती ना, इंस्पेक्ट तो नहीं कर सकते उसको जाके एसिड को, उसका एग्रीमेंट से पता लग जाएगा। बात समझ आ रही है जानी? क्योंकि इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। अच्छा अगर इंटेंजिबल आपने खरीदा है तो क्या उसकी पेमेंट बैंक से ट्रेस कर सकते हो? अब वो अकरेंस की ट्रांजैक्शन है कि यार वाकई अकर हुई है, एग्जिस्ट भी कर रहा है। शीट टू एग्रीमेंट इज फॉर एग्जिस्टेंस है। शीट टू एग्रीमेंट भाई ऐसे लिखना नहीं खुदा के वास्ते, सिंपल कर लो। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिशंस अपीयरिंग इन the intangible register and vouch them to supporting documents such as intangible agreement, software purchase agreement। ये लिखना। कॉन्सेप्ट के लिए वर्ड यूज किए, पर देखें जो आपके अल्फाज हैं उनका उपयोग सही करो बस, फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, अल्फाज का उपयोग सही होना चाहिए, सिलेक्शन सही होनी चाहिए। वो भी बताते हैं क्या? वो भी बताते हैं क्या? अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में आया है, फिर रुकिएगा सुनिएगा। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में यानी कोई सब्सिडरी खरीदते हुए आया है या आपने किसी बिजनेस को खरीद लिया उसमें आया कोई इंटेंजिबल, तो आप ये करेंगे ना कि पहले आप ये देखेंगे कि उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या थी। आपको याद है ना FR2 के अंदर जब भी हम कोई बिजनेस खरीदते हैं उसकी वैल्यूएशन कराते हैं, फेयर वैल्यू पे रखते हैं एसेट्स को, ऐसा है इनिशियली। तो क्या हम सबसे पहले उसके अंदर, मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, इन बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या हम शेयर परचेज एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिटवीन
दी शेयर होल्डर। हाँ जी, शेयर परचेज एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिटवीन दी शेयर होल्डर। इसको ऊपर लिख देते हैं, इंस्पेक्ट शेयर परचेज एग्रीमेंट बिटवीन दी शेयर होल्डर एंड आइडेंटिफाई दी होल्डिंग परसेंटेज एंड दी कंसिडरेशन। ऐसा है। अच्छा, वो कह रहे हैं सर उसका इंटेंजिबल से क्या ताल्लुक है? भाईजान, जब आप नई सब्सिडरी खरीदोगे या उसकी बुक्स में जो भी इंटेंजिबल आ रहे होंगे वो आपकी इंटेंजिबल्स में एडिशन के तौर पे दिख रहे होंगे, तो क्या फिर आपके लिए वाजिब हो जाएगा करना? हाँ जी, क्या आपके लिए वाजिब हो जाएगा करना? सर ज़रूरी हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा ये करना। अच्छा, मैंने ये देख लिया। अच्छा, फिर मैंने कहा ऑब्टेन लेटेस्ट एफएस ऑफ एक्वायरी एफएस टू चेक टू इंस्पेक्ट या एंड इंस्पेक्ट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। हाँ भाई, रिकॉग्निशन में एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू गुडविल देख सकते हैं। मैं डिस्क्लोजर पे आया, हाँ मैं डिस्क्लोजर पे आया। नहीं लिखूं ये प्रोसीजर, नहीं सिखाऊं, नहीं बताऊं कि कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, हाँ फिर तुम डिस्क्लोजर पे चले गए। अभी अकाउंटिंग हुई नहीं है, डिस्क्लोजर देखना है। हम कह रहे हैं अभी तो मैंने शेयर परचेज एग्रीमेंट देखा। अच्छा शेयर, जल्दी बताओ शेयर परचेज एग्रीमेंट से क्या क्या मिल गया? प्राइस और होल्डिंग मिल गई? जल्दी बताओ यार, प्राइस और होल्डिंग मिल गई? अच्छा, यहाँ पे लेटेस्ट एफएस का मतलब यह है भाईजान कि जिस दिन आप एक्वायर कर रहे हो उस दिन आपको बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स चाहिए होती है ना, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स चाहिए होती है ना। हाँ भाई, हम क्या करेंगे? ऑब्टेन फेयर वैल्यू रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। अच्छा, फेयर वैल्यू रिपोर्ट क्यों ले रहा हूँ? एसेट्स की फेयर वैल्यूएशन कराई होगी उन लोगों ने। हाँ भाई, तो उसके अंदर एक एक एसेट की वैल्यू आ रही होगी, उसमें इंटेंजिबल्स भी आ रहे होंगे। ऐसा है, वेरिफिकेशन हो जाएगी। क्या हम कंसिडर करेंगे अपॉइंटिंग ओन एक्सपर्ट? ऐसा है। अच्छा, वही वाली बात हो जाएगी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वो सारे चक्कर वो होंगे। सर बिल्कुल होंगे, वो सारी चीजें आएंगी। अच्छा सर, फिर पांचवा, अब जब हमें सब पता लग गया, अब हमें सब पता लग गया। अच्छा, वेरी गुड। वो कह रही हैं कि सर ये तो वैल्यूएशन वेरीफाई कर रहा है। अच्छा, मैं अगर आपको ये बात कहूँ शेयर होल्डर एग्रीमेंट में, मैं अगर आपको ये बात समझा पाऊँ, शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर मैंने कब कहा मैं कंप्लीटनेस पे काम कर रहा हूँ? मैं तो एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन दोनों पे काम कर रहा हूँ। शेयर होल्डर एग्रीमेंट में आपको ये पता लग गया आपने कंपनी हासिल की है। खिजरा, यू नीड टू थिंक विद ओपन माइंड। शेयर होल्डर एग्रीमेंट में पता लग गया कंपनी हासिल की है, तो जब कंपनी हासिल की है तो उसकी सारी की सारे एसेट्स मेरे ही है ना, उसके सारे के सारे एसेट्स मेरे ही है ना, शेयर होल्डर एग्रीमेंट है ना, तो मैं उसी को तो वेरीफाई कर रहा हूं ना कि एक एक एसेट को देखा, प्राइस देखी, होल्डिंग देखी, अब एक एक एसेट को देख रहा हूं। अच्छा, अब मैंने कहा जब मैंने अपने एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लिया, क्या मैं अब
recalculate fair value of net assets. हाँ भाई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स देख सकता हूं. कंपेयर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स विथ कंसिडरेशन. हाँ भाई, कंसिडरेशन कहां से देखी तुम लोगों ने, जल्दी बताओ. कंसिडरेशन कहां से देखी? एग्रीमेंट से. बेहतरीन, अभी सबसे पहले वही लिया था. अच्छा, अब क्या रिकैलकुलेट कर सकता हूं गुडविल? बात समझ आती है जानी? बात समझ आती है? रिकैलकुलेट गुडविल. अच्छा, फिर क्या ये लिख सकता हूँ आखिर में कि मैं मेक श्योर कर लूंगा, मैं मेक श्योर कर लूंगा, मैं मेक श्योर कर लूंगा कि सबसे पहले कि जो मेरे पास सामने वाली कंपनी से इंटेंजिबल्स आए, क्या वो मेरी एप्रोप्रिएटली एडिशंस में रिफ्लेक्ट हो रहे नहीं हो रहे? कौन सी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो? एडजस्टमेंट्स तो कर ली ना ऊपर. रिकैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स, वो तो लिख लिया ना हमने. एक वो ऊपर लिखा ना, रिकैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट. अच्छा चलो, एनीवेज ये सारी एडिशंस की बात हो गई, इसमें वैल्यूएशन कैटर हो रही है. अच्छा, अगर कोई डिस्पोजल है तो क्या सैंपल ऑफ डिस्पोजल उठा के वही रिकैलकुलेट करोगे अमाउंट? जल्दी बताओ, वही रिकैलकुलेट करोगे अमाउंट? प्रोसीड्स को आते हुए देख लोगे बैंक स्टेटमेंट में, रिकैलकुलेट हो जाएगा गेन और लॉस. चलें, बेहतरीन हो गया. अब आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुने. फिर मैंने ये कहा सर, जब ये सारी चीज़ें कर ली आपने, ये तो वही थे जो पीपी में किए थे, बस उसको ऐड ऑन किया हमने इस पे. अब आते हैं हम ऑल टुगेदर इंटेंजिबल पे, जो इंटरनली जनरेटेड है. अच्छा, अब मैं वैसे तुमसे पूछूं, प्लीज़ सुनिएगा, कि अगर मैं ये कहूँ कि CWIP का जो मुझे शेड्यूल मिला होगा, तो वो मैं CWIP का शेड्यूल अलग से लूँगा, उसमें खर्चों के नेचर आ रहे होंगे, एक्सपेंडिचर के नेचर आ रहे होंगे. जल्दी बताओ यार, एक्सपेंडिचर के नेचर आ रहे होंगे? यस, एक्सपेंडिचर के नेचर आ रहे होंगे. अच्छा, जब एक्सपेंडिचर के नेचर आ रहे होंगे तो उसके अंदर अगर उसमें मुझे ये लिखा हुआ दिखे कि ट्रैवलिंग फ़ी है, कि मैं एक्सपर्ट से मिलने जा रहा हूँ उसको हायर करने के लिए, उससे आइडियाज़ ले रहा हूँ, तो क्या ये ऑल टुगेदर रिसर्च फेज है? हाँ जी, ऑल टुगेदर ये रिसर्च फेज है. इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, ये सारी चीज़ें. ओके, अच्छा. अब मैंने फिर कुछ खर्चे देखे, उसमें लिखा हुआ था, हाँ सन कॉस्ट है बिल्कुल, क्योंकि इसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं होते. तो क्या मैं अपने प्रोसीजर में ये लिख सकता हूँ कि मैं शेड्यूल ऑफ CWIP लूंगा और उसमें इंस्पेक्ट करूंगा वेदर देयर आर एनी एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू द रिसर्च फेज दैट हैज टू बी एक्सपेंस आउट? ये प्रोसीजर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ. अच्छा, फिर क्या ये प्रोसीजर लिख सकता हूँ, फिर क्या ये, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ फोकस के साथ, मैंने बोला मैंने इंस्पेक्ट किया, मैंने ऑब्टेन किया CWIP का शेड्यूल और उसमें इंस्पेक्ट किया whether there are any expenditures relating to the research phase that has not to be capitalized. पहले बताओ, बात समझ आती है? चलें, ओके, गुड हो गया. फिर मैंने कहा फॉर द एक्सपेंडिचर्स दैट आर ऑफ डेवलपमेंट नेचर वी विल असेस, हम असेस करेंगे कि क्या डेवलपमेंट कंडीशंस पूरी हुई या नहीं हुई. मेरी बात पे फोकस करना, मैं असेस करूंगा कि डेवलपमेंट कंडीशंस पूरी हुई या नहीं हुई. पहले बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है? मैं असेस करूंगा डेवलपमेंट कंडीशंस पूरी हुई या नहीं हुई. अच्छा, आगे सुने, हाउ पर ये भी लिखना पड़ेगा. बाय इंस्पेक्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनट, बाय इंस्पेक्टिंग द फिजिबिलिटी प्लान. हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं प्लान को जो यहां पे लिखा हुआ है, इंस्पेक्ट करेंगे प्लान को. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स को इंस्पेक्ट करेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट से क्या उनकी इंटेंशन पता लगती है? हाँ जी, ऐसा है. अच्छा, तो क्या मैं जब प्लान देखूंगा तो क्या मुझे ये पता लग जाएगा ये कंडीशंस मीट हो रही है? और फिर मैं उस खर्चे को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लूंगा. देखो, ये होना कि वो लिखा हुआ है वो अलग बात है, पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से देख लूंगा. मुझे बताओ, सारे IFRS के पैरामीटर वेरीफाई किए मैंने. मैं ये भी देख रहा हूं कि रिसर्च होना नहीं चाहिए.
डेवलपमेंट में आने के बाद क्या मैंने डेवलपमेंट को उसको जाने दिया या पहले कंडीशंस चेक किए? जल्दी बताओ सर, कंडीशंस चेक किए आपने? बात समझ आती है? देखो ये लिखा हुआ, ऑप्टेन इंटेंजिबल रजिस्टर चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, बीओडी मिनट्स देखेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे एक्वायर्ड इंटेंजिबल का, वाउच देम, सब सेम है। फॉर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल ऑप्टेन ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड असेस विच एक्सपेंडिचर परटेन्स टू रिसर्च फेज एंड दी डेवलपमेंट फेज, ऑप्टेन मैनेजमेंट प्लान टू असेस टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड बीओडी मिनट्स टू असेस इंटेंशन ऑफ द कंपनी। पहले बताओ दोनों बातें समझ आती हैं? यस, FAR 2 में जो भी अकाउंटिंग होती थी उसकी वेरिफिकेशन है। अच्छा आगे, make sure that the capitalization has been done after the fulfillment of condition when project becomes commercially viable, select the sample of expenditure and vouch them to supporting document। क्योंकि देखो सिर्फ ये देख लेना कंडीशन मीट हो गई है और ये देखना भी तो है ना कि क्या वो अमाउंट भी सही कैपिटलाइज हो रही है नहीं हो रही है। ऐसा है? जल्दी बताओ जानी, जल्दी से। अच्छा अब एक और चीज, ये तो हो गई इंटेंजिबल के बाद में से शेयर कैपिटल की बात कर लेता हूं, 2 मिनट में हो जाएगा। ये देखो ये बड़ी क्रिटिकल चीज है, आज ये सीख के जानी है हमें। सुनना, शेयर कैपिटल में आपको पता है आपके IFRS के हिसाब से और आपकी कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने 2 चीजें बतानी होती है। एक क्या आ रहा होता है, जल्दी बताओ? ऑथराइज और पेड अप कैपिटल। अच्छा, मैं क्लाइंट के पास जाऊं और क्लाइंट बोले देखो FS में आ रहा है ना, क्या मैं मान लूं वो सही है? हाँ जी, क्या मैं मान लूं वो सही है? नहीं तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं उससे लीगल डॉक्यूमेंट मांगूंगा। मैं बोलूंगा भाई तू एक काम कर, फॉर्म A दे दे जिसको रेगुलेटरी रिटर्न कहते हैं, ये एनुअल बेसिस पे सबमिट होता है। अच्छा, इन्होंने जो एनुअल रिटर्न सबमिट किया होगा SCCP को, क्या ये मेमोरेंडम नहीं, क्या हो गया भाई, हेलो क्या हो गया? मेमोरेंडम चेंज हो सकता है ना? मेमोरेंडम से इंस्पेक्ट कर सकते हो, पर मेमोरेंडम चेंज हो सकता है ना? इधर सुने, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज हो सकता है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। आगे सुने, हमने सबसे पहले कहा ऑब्टेन करेंगे लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म A, जो कि रेगुलेटरी रिटर्न है, वो हर साल फाइल होता है, उसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी रेगुलेटर को। जल्दी बताओ, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई आपका ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल कितना है। उसमें यह भी लिखा हुआ होता है कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, वहाँ से रिलेटेड पार्टी भी पता लग सकती है। वैसे ही तो मैं सिखा रहा हूँ, वहाँ से रिलेटेड पार्टी भी पता लग सकती है। डायरेक्टर होता है RP? हाँ भाई, डायरेक्टर होता है RP, होता है ना डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी। चलें, बेहतरीन हो गया, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, तो हमने क्या किया, ऑथराइज और पेड अप कैपिटल देख लिया। अच्छा, क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देख सकता हूँ? आपको क्या लगता है? आपको तो ये भी पता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बगैर शेयर इशू हो ही नहीं सकता, या ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो ही नहीं सकता। और ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना या चेंज करना स्पेशल रेजोल्यूशन होता है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है? स्पेशल। तो जो मैं मिनट्स देखूंगा AGM के XYZ EOGM के, उसमें पता लग जाएगा ना। एक तो रेगुलेटर की फाइलिंग हो गई, दूसरा मिनट से पकड़ लूंगा मैं कि क्या कोई फर्दर इशू तो नहीं हुआ। पहले बताओ, कहानी समझ आती है जानी? वहां से सामने आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर मैंने कोई फर्दर इशू किया है तो क्या मैं इंस्पेक्ट कर लूंगा कि प्रोसीड्स आए या नहीं आए अगेंस्ट शेयर्स? हाँ जी, बात समझ आती है जानू? क्लैरिटी है? अच्छा, अब पहले बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है? बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने ऑडिट एविडेंस के चैप्टर पे। मतलब ये 5 मिनट का है, 5 मिनट का है, 5 मिनट का है। जैसे ये भाई साहब CID वाले हैं, किसी बच्चे ने लगाई भी थी कि व्हेन आई डू क्वेश्चन फ्रॉम सर आकाश। सही है, हाँ ये इंस्टा वाला है। अच्छा सुने, प्लीज फोकस के साथ इधर जल्दी से। बस इसमें जो आखिर में बोलता है वो इसमें ऑडियो नहीं आ सकती, बस बाकी सब सेम है। सही है ना? अच्छा सुनो जल्दी से, अच्छा जल्दी से इधर सुनो प्लीज, फोकस के साथ जानिए जल्दी। आप अपना बुक का पेज नंबर खोल लें जल्दी से, 330 का ऑडिट एविडेंस का। जल्दी से, कौन से पेज पे आ रहा है ऑडिट एविडेंस का चैप्टर?
229, 228। ओके, अच्छा आप प्लीज रुक जाओ, ये अगले 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये मैं पूरा करा चुका हूँ, प्लीज सुनना। अगले 5 मिनट बड़े अहम है, आप प्लीज फोकस के साथ इधर देखिएगा। मैं यूं क्लोज कराऊंगा इसको क्योंकि मैंने कहा था मैं आई डोंट बिलीव इन थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट, पर फिर भी मैंने बुक से कनेक्टेड रखना है और कंसिस्टेंट भी रखना है। तो सुनो, मैं आपसे ये कहूँ, हमने अब तक जितना भी काम किया उसमें हमने एविडेंस ऑब्टेन किया है, हाँ या ना में जवाब दो। एविडेंस ऑब्टेन किया है। अच्छा, रिगार्डिंग अकरेंस, जल्दी जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है। रिगार्डिंग अकरेंस, ओके। रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, रिगार्डिंग कंप्लीटनेस, रिगार्डिंग वैल्यूएशन, रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, ऐसा ही है। ये सारे प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए थे इन सब के लिए, सही है, सारी असर्शंस को केटर करने के लिए। अच्छा, ये एविडेंस क्यों ऑब्टेन किए थे? ताकि कंक्लूड कर सकूं, ताकि कंक्लूड कर सकूं कि मुझे ओपिनियन क्या देना है, ताकि कंक्लूड कर सकूं कि मुझे ओपिनियन क्या देना है। अच्छा, एविडेंस मिले सब सही है, ओपिनियन अनमॉडिफाइड, वेरी गुड। अच्छा, सबूत नहीं मिल रहा, क्या क्या लाती है वो? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, सबूत मिला, गलती है, उसको क्या कहते हैं? मिसस्टेटमेंट। वेरी गुड, बेहतरीन। देखो अब कनेक्टेड है, अब ये पूरी पूरी कहानी तुम्हें मतलब वो बिल्कुल हलवा बना के सिखाई। आगे सुनना अभी फोकस के साथ इधर। मैंने कहा यार ये बताओ कि एविडेंस मतलब लेना तो है, एविडेंस कैसे लेना है? सुनना मेरी बात, सुनना सुनना सुनना, वापस बता रहा हूं। मैंने कहा एविडेंस लेना कैसे है भाई? उसने बोला इंस्पेक्ट करके। मैंने कहा दूसरा बताओ, उसने बोला ऑब्जर्व करके। मैंने कहा और बताओ, उसने बोला रिकैलकुलेट करके। मैंने कहा और बताओ, उसने कहा रीपरफॉर्म करके। अच्छा, और मैंने कहा और बताओ, उसने बोला इंक्वायर करके। अच्छा, बात समझना मेरी, प्लीज सुनना। ये इंस्पेक्ट एसिड भी हो सकता था, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते थे। अबे ये तो किया है, यही तो किया है। पागल तो ही ना था कि मतलब बिला वजह की थ्योरी पढ़ाऊंगा बैठ के, यही तो किया है। हाँ जी, कंफर्मेशन, हाँ भाई, कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्मेशन भेज सकते हैं, सारी चीजें खुद बता रहे हो। अबे यही तो किया था, मतलब कोई पागल तो नहीं थे कि मतलब बिला वजह इसको एक एक करके रीड कर रहे थे। अच्छा, क्या आप कैश काउंट और स्टॉक काउंट ऑब्जर्व कर सकते हो? अच्छा, प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हो? प्रोसेस को ऑब्जर्व क्यों करते हैं? वो इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए, ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, वेरी गुड, अबे यही तो किया था। अच्छा, डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट किया था, गेन लॉस रिकैलकुलेट किया था, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की थी। हाँ जी, रीपरफॉर्म जो मैनेजमेंट कर रही है आप भी वही करो, रीपरफॉर्म हो गया। रिकैलकुलेशन खुद से होता है, ऐसा है, अपने पैरामीटर्स पे। अच्छा, इंक्वायरी, इंक्वायरी की थी मैनेजमेंट से? हाँ जी, जल्दी बताओ। कंफर्मेशन कैश की, लीगल की, लाइबिलिटी की, सबकी भेजी थी। अबे ये तो क्या था? अच्छा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी की थी आपने कि ये बताएं कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, आपके जो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें की थी ना? पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है? ये कर चुके हैं यार, ये कर चुके हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा बिल्कुल एनालिटिकल प्रोसीजर सुनो। फिर मैंने कहा मुझे ये बताओ कि मुझे सबूत इकट्ठा करना है। उसने बोला हाँ करना है। मैंने बोला कैसे करना है? उसने बोला इंक्वायर करना, ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्ट करना, रीपरफॉर्म करना, रिकैलकुलेट करना, कंफर्मेशन भेजना। यही किया था? जल्दी बताओ, यही किया था? उसने बोला ये करके। मैंने कहा अच्छा प्लीज सुनना। मैंने कहा ये जो करना है वो कितना करना है? उसने बोला कितना करना है मतलब? मैंने बोला बताओ ना, कितना 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 काम करूं? उसने बोला सफिशिएंट काम करना। जल्दी बताओ क्या बोला उसने, क्या बोला उसने? सफिशिएंट काम करना, सफिशिएंट।
मैं कहा सफिशिएंट का मतलब क्या है? उसने बोला भाई आपने उतना एविडेंस लेना है, क्वांटिफिकेशन बोल रहा हूं, उतना एविडेंस जमा करना है जो कि आपको तसल्ली दे दे कि आपने अपना ओपिनियन सही दिया। ऐसा है, ताकि आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें। मैंने कहा यार ये बताओ ना मुझे कि अगर मैं किसी एरिया को, अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा कि यार अगर मैं किसी एरिया को वेरीफाई कर रहा हूं तो मैं कितना एविडेंस इकट्ठा करूं? उसने बोला सफिशिएंट एविडेंस। मैं कह रहा हूं भाई यार क्या फजूल की बात कर रहा है, सफिशिएंट एविडेंस बताओ ना कितना। उसने बोला ये हालात वाकयात पे डिपेंड करता है। जल्दी बताओ क्या बोला उसने, जल्दी बताओ क्या बोला उसने। हालात वाकयात पे डिपेंड करता है, ये हालात वाकयात पे डिपेंड करता है। एग्रीड। चलें, मैंने कहा हालात वाकयात बताओ भाई। उसने बोला जहां ज्यादा रिस्क वहां पे सबूत कम होगा, जहां ज्यादा रिस्क वहां पे सबूत कम होगा। बता दो यार, ज्यादा होगा। अच्छा, मैंने कहा और बताओ यार, मजा आ रहा है, और बताओ यार मजा आ रहा है। जहां पे इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे, अबे सब किया हुआ है, वहां पे ज्यादा होगा। अच्छा, तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है कंपनी का, पहले कभी नहीं ऑडिट किया इस कंपनी का, सबूत ज्यादा चाहिए होगा। जहां पे हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट है, इनहेरेंट रिस्क है। अबे पूरा चैप्टर तो खुद बता दिया तुम लोगों ने। बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन हो गया, यही तो लिखा हुआ है इस चैप्टर में सिर्फ। बात समझ आ रही है, गेम समझ आ रही है। मैं ये कह रहा था कि ये करा चुका हूं मैं, बस यही है। सुनो इधर, अभी आगे चलते हैं। मैंने कहा चलो यार तुमने ये तो बता दिया कि ये करके मुझे सबूत मिलेगा, कितना मिलेगा? उसने बोला क्या होना चाहिए लिख के बताते हो मेरी तसल्ली के लिए। उसने बोला कितना होना चाहिए जल्दी बताओ। सफिशिएंट। मैंने कहा कितना होना चाहिए, तूने बता दिया, कैसा होना चाहिए? उसने बोला एप्रोप्रिएट। उसने बोला एप्रोप्रिएट। फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या पूछा? सबसे पहले क्या पूछा? कितना होना चाहिए। लिखा यहां पे मैंने, कितना होना चाहिए, ये लिखा मैंने। अच्छा, फिर मैंने बोला कैसा होना चाहिए। उसने बोला एप्रोप्रिएट होना चाहिए, पप्पू होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई पप्पू कैसे? मुझे तो कैसा होना चाहिए? उसने बोला रिलायबल और रेलेवेंट। अब सुनो, यूं यूं क्लियर करूंगा उसको, 2 मिनट की कहानी है, सुनना, क्योंकि दिन भर का काम यही है ना। सुनो, मैंने कहा पहले ये बता। बोला, मैंने बोला कितना होना चाहिए, और उसने बोला एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैंने कहा कितना होना चाहिए? उसने बोला सफिशिएंट। मैंने कैसा होना चाहिए? उसने बोला एप्रोप्रिएट। मैंने कहा एप्रोप्रिएट का मतलब क्या? उसने बोला रेलेवेंट और रिलायबल। मैंने कहा पहले रेलेवेंट बता। आप लोग जो चवल मार रहे थे इतना ऑडिट प्रोसीजर्स में, कि एक प्रोसीजर करके, लेट्स से मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, सुनना, तुम मुझे बताओगे। मैंने कहा कि मैंने फ्लोर टू शीट किया, फ्लोर टू शीट किया, इससे एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही है ना, एग्जिस्टेंस का टेस्ट चाहिए। अबे नहीं है, कंप्लीटनेस का है, नॉट रेलेवेंट एविडेंस। पहले बताओ रेलेवेंस का मतलब समझ आता है? रेलेवेंट का मतलब समझ आता है? अच्छा चलो एक और एग्जांपल, वो भी तो किए हुए हैं इधर। मैंने कहा आपने कंफर्मेशन भेजी और आप कह रहे हैं मैं कंप्लीटनेस को इंश्योर करना चाह रहा हूं। हाँ भाई, एविडेंस अप्रोप्रिएट है? नहीं सर। अबे यही तो सीखा था, यही तो सीखा था, अप्रोप्रिएट वो बोल रहा था, मैंने तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या सिखा दिया। वही तो बोल रहा था ये। मैंने कहा भाई एविडेंस कितना होना चाहिए, सफिशिएंट कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट। तो अप्रोप्रिएट ने तो सिखाइए भाई, इतने जो फेस्टिवल चलाया है 12 क्लासों का। बात समझ आ रही है जानू? जल्दी बताओ। बेहतरीन, आगे सुनो। अब सुनना, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना फोकस के साथ इधर। मैंने ये कहा कि रेलेवेंट तो हो गया, कि रेलेवेंट एविडेंस होना चाहिए। अब मैंने ये कहा मुझे ये बताओ कि ये रिलायबल का क्या मतलब है। मैंने कहा क्लाइंट, अब सुनना, गोइंग कंसर्न का मसला आया था एक जगह पे, हाँ या ना में जवाब दो, किसी भी एक क्लाइंट पे आ गया। मैनेजमेंट तुम्हें कह रही है हम गारंटी दे रहे हैं, मैनेजमेंट कह रही है, मैनेजमेंट कह रही है, मैनेजमेंट तुम्हें कह रही है हम गारंटी दे रहे हैं, हम चलते रहेंगे आगे तक, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम पैसे डाल देंगे। अबे मैनेजमेंट कौन होती है पैसे डालने वाली?
क्या वो रिलायबल एविडेंस है? हाँ जी। अच्छा, रिलायबल मतलब इंटरनल है, हाँ, रिलायबल मतलब इंटरनल है, नॉट कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट सोर्स। अच्छा, यही बात अगर शेयर होल्डर लिख के दे जो फाइनेंशियली वेल्दी हो, रिलायबल। अच्छा ओके, मैं जो हूं, प्लीज सुनना, मैं जो हूं एग्रीमेंट इंस्पेक्ट कर रहा हूं, एग्रीमेंट कॉपी है, पीडीएफ में, ओरिजिनल साइन नहीं मिल रहे, हाँ जी, नॉन रिलायबल। अच्छा, अगर ओरिजिनल साइन मिल रहे हैं, डायरेक्ट कंफर्मेशन आ रही है, ये क्या है? रिलायबल। तो जानी, ये था व्हाट इज मीन बाय सफिशिएंसी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सफिशिएंसी। हाई रिस्क होगा, ज्यादा करने होंगे, मटीरियलिटी, ज्यादा मटीरियल चीज होगी, कॉम्प्लेक्सिटी, यही सिखाया अभी, यही सिखाया अभी, हो गया चैप्टर। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। हाँ जी, बात समझ आ रही है? अच्छा ये देखें, ऑडिटर्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस किसी जगह कम है तो मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा, कम? जल्दी बताओ। ज्यादा। अच्छा, क्वालिटी और एविडेंस, इंडस्ट्री न्यू है, इंटरनल कंट्रोल सब सीखा हुआ है, रीड कर लेना इसको एक बार खुदा के वास्ते, तो जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। सही है, ओके। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय एप्रोप्रिएटनेस कह रहा है भाई, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, दोनों बातें समझ आती हैं, दोनों बातें समझ आती हैं, रेलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए। अच्छा, मोर रिलायबल कब होगा? ओरिजिनल होगा, एक्सटर्नल होगा, डायरेक्ट होगा, रिटर्न होगा, जहां पे कंट्रोल अच्छे होंगे, रिव्यू होके आ रहा होगा, ऐसा है? चलें, तो यहां पे ये समाप्ति है, कितने प्रोसीजर बाकी हैं? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, बाकी तो सिर्फ एक्सपेंसेस है, वैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं, बाकी तुम देख लो, सारे कवर्ड है। अच्छा, अब देखो, मेरा अपना ये मानना है, प्लीज सुनना, मेरा अपना ये मानना है कि मैं जो हूं ना, मतलब मैं तुम्हें अलग 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 IFRS के ना, मैं तुम्हें साथ साथ कराता रहूंगा, मतलब तुम्हारा कोर्स कंटेंट कवर्ड है। अब एग्जामिनर उसमें से कोई हाई लेवल निकल जाता है तो ये तो कभी नहीं खत्म हो सकते। हम एक स्ट्रेटेजी कर लेते हैं, सिर्फ एक मोहब्बत में मेरी बात मानना, मैं आज तुम्हें एक्सपेंसेस वाला दे दूंगा, वो अलग से देख लेना, बड़ा सिंपल है, जो जो भी जितने भी खतरनाक थे मैंने खुद कराए तुम्हें, लेवल के कराए। मैं तुम अगर इजाजत दो, जो कि आज तक उसने नहीं पूछे, मैं तुम लोगों को वो एडिशनल चीजें दे दूं, यानी लीजेस पे उसने आज तक नहीं पूछा, मैं लीजेस पे तुम्हें देता हूं, IFRS 9 पे तुम्हें मैंने इन्वेस्टमेंट्स में करा दिया, तो क्या मैं, प्लीज सुनना, क्या मैं तुम्हें वो दे दूं जो एडिशनल है, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए? सही है, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए। अच्छा, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए से, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें एडिशनल भी चीजें, और एक बात याद रखना, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिस सेशंस अभी जो रोज प्रैक्टिस हो रही है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कह रहा हूं, मैं उसमें तुम्हें रोज नए नए सवाल दूंगा, देता रहूंगा, चलता रहेगा ये। और यूं भी कर लेते हैं, चलो तुम अगर एग्री करो इस बात पे, कि मैं पिछले टॉपिक्स भी डालना शुरू करता हूं, रिपोर्ट भी आ गया, फ्रॉड भी आ गया, सब्सिक्वेंट इवेंट भी, मैंने सारी चीजें एक एक करके कर लेते हैं। सही है, मैं PDF में ऐड कर देता हूं वो भी, सही है। तो ये बात हमारी एग्री हो गई है, आप एक्सपेंसेस देख रहे हैं, चलें, डन, अल्लाह हाफिज। मैं PDF दे रहा हूं आपको, PDF दे रहा हूं, बस इंशाल्लाह सैटरडे को वापसी। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।